नहीं तो वैसे ही हो रही गुड मॉर्निंग है। सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हेलो। आप लोग सर। अभी तक 8:15 हो गए और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आए। 50% एब्सेंट। और इसमें भी कितने ऐसे होंगे जो बस ऑन करके चले गए होंगे। क्यों ऐसा कर रहे हो? हाँ जी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेटाबॉलिज्म शुरू हो गया। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, ओके। तो मेटाबॉलिज्म में जैसे आपने फर्स्ट पाथवे साइकिल, जैसे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस का आपने रेगुलेशन पढ़ा होगा। हो गया ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन? हाँ जी। हेलो। ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन हो गया? हाँ जी स्टूडेंट्स। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी? नहीं सर, आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत अच्छा नहीं। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस का जो रेगुलेशन था वो आप लोगों ने पढ़ लिया या नहीं हुआ अभी? बताइए। हो गया है सर। हो गया है? तो आपने उसके रेगुलेशन में जो एंजाइम्स थे, बेसिकली एंजाइम किस तरीके से किसी अदर के द्वारा रेगुलेट हो रहे थे, वो आपने सब कुछ पढ़ा होगा उसमें रेगुलेशन के बारे में। जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे, मैं लास्ट वीक नहीं था, लेकिन आपने उससे पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने रेगुलेशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें एक एंजाइम इनहिबिशन जो है वो उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ था। एंजाइम इनहिबिशन, और जिसमें हमने आपको कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन, ये सब आपको एक्सप्लेन किया हुआ था विद ग्राफ्स। ओके। और इसी तरीके से आपने ये सारा एलोस्टेरिक रेगुलेशन के बारे में भी आपने आपको बताया था कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स वो होते हैं, क्या होते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स? बताइए। हाँ जी। पर एक्टिव साइट के अलावा एलोस्टेरिक साइट होती है। हाँ जी। एक्टिव साइट के अलावा उसमें एक एलोस्टेरिक साइट और होती है। उस एलोस्टेरिक साइट पे अगर डिफरेंट रेगुलेटर मॉड्यूलेटर्स बाइंड हो रहे हैं, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मॉड्यूलेटर्स, अगर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर बाइंड हो रहा है तो वो एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, इफ नेगेटिव मॉड्यूलेटर बाइंड इट विल डिक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ओके। एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट एंजाइम, जैसे आपने जाइमोजेन फॉर्म के बारे में पढ़ा था, जाइमोजेन फॉर्म दैट इज अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। तो जाइमोजेन फॉर्म कन्वर्ट होती है एक्टिव फॉर्म में, इस तरीके से रेगुलेशन था। एंड अनदर वन इज द कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज। जैसे कंपार्टमेंटाइजेशन में आपने पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था आपने, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोसोल में, और टीसी साइकिल होता है कहाँ पे होता है टीसी साइकिल? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इन माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके। तो बाय डिफरेंट वेज these enzymatic activity get regulated। ओके। तो इसमें हमने आपको तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। देन स्टार्ट विद द फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है? द एंड प्रोडक्ट, जैसे इन ए मल्टी स्टेप प्रोसेस, इफ ए सिंथेसाइज बी, बी से सी बन रहा है और सी से डी बन रहा है, अगर डी की सिंथेसिस बहुत ज्यादा हो जाए और ये किसी रिएक्शन को यहाँ पे इनहिबिट कर दे, किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन को, सपोज E1 की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया, तो फिर क्या होगा? रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। सो फॉर एन एग्जांपल, इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये आपने पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस के रेगुलेशन भी पढ़ा होगा। फॉर इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, अगर एटीपी सफिशिएंट अमाउंट में है तो ग्लाइकोलाइसिस भी थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगी। एंड द एएमपी which inhibits the first step in purine synthesis। आपकी न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म भी शुरू हो गया है। हाँ जी।
हो गया ना? तो वहां पे भी सर कल आपने स्टार्ट हुआ है। कल स्टार्ट हुआ है, तो उस सब के बारे में भी आप पढ़ेंगे कि जिस जिस तरीके से प्रेजेंस ऑफ एटीपी, तो एएमपी विच एएमपी और जीएमपी के बारे में। तो एएमपी विच इनहिबिट्स द फर्स्ट स्टेप इन प्यूरिन सिंथेसिस। प्यूरिन्स कौन से होते हैं बताइए? प्यूरिन्स Guanine. Okay. Usually such end product inhibition is affected allosterically, and the inhibition of aspartate transcarbamylase by CTP is an example of the end product inhibition. Okay. So these are the several examples related with the feedback inhibition. Feedback inhibition, you can see a multi-step process. If accumulation of G inhibit any reaction, so reaction product synthesis will get stopped. जैसे आपने ग्लाइकोलाइसिस में भी देखा, इस तरीके से जो है एटीपी की प्रेजेंस जो है दैट इट विल इनहिबिट सेवरल रिएक्शंस। आपको किसी भी कंडीशन में, आप सुन लीजिए, ये फीडबैक इनहिबिशन आता है तो आपको ये सब बताना नहीं है, बस आपको सिंपली जो था जो ए बी सी डी और इस तरीके से बताया हुआ है कि एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट इट विल इनहिबिट द एनी एंजाइमेटिक रिएक्शन प्रीवियस will get stopped. आपको इन पाथवेज को बस जस्ट उसी के पर्पस से डाला हुआ है। These are the several examples. तो आपको इन सबके एग्जांपल के बारे में जब आया है तो आपको पाथवे साइकिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, राइबोस 5 फॉस्फेट synthesis, ribose 5 phosphate, it synthesizes the this IMP, inosine monophosphate, and it synthesizes the adenyl succinate or GMP. So presence of AMP and GMP, it will inhibit these enzymatic activity. Okay. These are the this one is the synthesis of the heme metabolism. Heme metabolism में आप पढ़ेंगे glycine combined with succinyl CoA, it synthesizes the delta amino levulinic acid, delta ALA. So this one is the allosteric feedback inhibition. If heme synthesis heme is present in sufficient amount, it will inhibit this first reaction. Okay. Aspartic acid combined with carbamyl phosphate, it synthesizes the carbamyl aspartate and cytidine triphosphate. So cytidine triphosphate, which is one is the end product, it will inhibit the activity of aspartate transcarbamylase enzyme. Okay. This one is the threonine, which synthesizes the isoleucine. So isoleucine, it will inhibit the activity of threonine deaminase enzyme. Okay. Then another one is the induction. Induction, this one is also a regulation. The inducer will relieve the repression. Inducer क्या हुआ, जब इंड्यूस करने के लिए आ रहे हैं तो वो रिप्रेसर को जो है, आपने ओपेरॉन्स पढ़े थे क्या? हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लैकोपेरॉन, आपने ट्रिप्टोफेनेपेरॉन, एरेबिनोज के बारे में भी पढ़ा होगा आपने, एरेबिनोज भी पढ़ा होगा, और लैकोपेरॉन, ये ओपेरॉन्स पढ़े होंगे आपने। तो उसमें साइट्स होती थी अलग अलग, एक होती थी डिप्रेशन के लिए साइट है, और ओ साइट्स इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। So these operons will, how these operons will regulate it? The inducer will relieve the repression on the operator site, will remove the block on the biosynthesis of the enzyme molecule. तो आपने जैसे मुझे शायद स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, और सबको दिख रहा है? हाँ जी। हाँ सर। यस सर। यस सर दिख रहा है। तो बेटा स्पीड आपके यहाँ शायद कुछ कम आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। ओके सर, ओके सर। ओके सर वो So the येलो in- कलर की, सर वो येलो कलर में पॉइंट में क्या लिखा है? वो मैंने हाइड किया हुआ था, वो चीजें फिर आपके माइंड से इधर उधर ना
इधर टॉपिक थोड़ा सा वो इसीलिए हाइड किया हुआ था उसको। ओके, Okay, sir. तो परेशान मत हो उसमें। The inducer will relieve the repression on the operator side, जैसे आपने operons के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, okay, and which will remove the block on the biosynthesis of the enzyme molecule, like tryptophan, pyrrolase। हम operons से आपको दोबारा से enzyme में लेके आ रहे हैं बेसिकली, क्योंकि वो सब कुछ आप पढ़ेंगे रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन में, okay। So tryptophan, pyrrolase and the transaminases which are induced by glucocorticoids, tryptophan, pyrrolase and the transaminases which are induced by the glucocorticoids, and the glucokinase which is induced by the insulin। glucokinase आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस में, कौन सा glucokinase और hexokinase, कौन सी रिएक्शन थी वो? सर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाली। हाँ जी, तो आप इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, जहां भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है एंजाइम ऑलवेज विल बी द काइनेज। जहां भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है तो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ग्लूकोज का, सो एंजाइम ऑलवेज विल बी द काइनेज। आपने सफिक्स उसके आगे अपने उससे पहले अगर आप उसका सबस्ट्रेट का नाम लिख देंगे तो वो प्रॉपर एंजाइम बन जाएगा। दिस वन इज द ग्लूकोकाइनेज, ओके। So glucokinase which is induced by the insulin, and the ALA synthase, ALA होता है synthase which is involved in the heme synthesis। ALA synthase is induced by the barbiturates, these are the drugs, okay। Another one is the repression। repression में क्या होगा, पहले आपने पढ़ा इंडक्शन के बारे में, then हम डिस्कस कर रहे हैं रिप्रेशन के बारे में। रिप्रेशन क्या हुआ, रिप्रेशन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल जीन लेवल पे, ओके। So even though the both inhibition and repression reduce the enzymatic velocity, repression ये क्या करेंगे, repressors, it will reduce the enzymatic activity। So both inhibitors as well as the repressors, it will inhibit or reduce the enzymatic activity। So in the case of inhibition, the inhibitor act on the enzyme directly। The inhibitory activity is noticed as soon as the inhibitor is added। जैसे आपने कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन के बारे में पढ़ा था कि देयर इज कंपटीशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, ओके। सो द इनहिबिटरी एक्टिविटी इज नोटिस्ड एज सून एज द इनहिबिटर इज एडेड। तो इनहिबिटर अगर ऐड कर रहे हैं हम बहुत ज्यादा, दैट विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन आल्सो। अगर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की कंसंट्रेशन किस तरीके से आपस में रेगुलेट कर रही है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, और अगर इनहिबिटर ज्यादा है तो वो रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा। Then the repressor act at the gene level। The effect is noticeably only after a lag period of hours or days, and the number of enzyme molecule is reduced in the presence of repressor molecules। So in molecular biology, whenever DNA forms RNA and RNA forms the protein, so some repressors, it will affect these molecular biology activities, that replication, transcription and translation process, okay। repression of the ALA synthase enzyme, जैसे आपने वहां पे पढ़ा होगा operons जब आपने पढ़े होंगे, तो these on the regulator site, operator site and some structural genes। आपको बहुत ज्यादा बनाना नहीं है, एंजाइम एग्जाम में आता है तो एग्जाम में एक तो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा आते हैं। फीडबैक इनहिबिशन आता है, सुसाइडल इनहिबिशन आता है, इंडक्शन डिप्रेशन इतना ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन वो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वाले उसकी बात अलग है, ओके। सो रेगुलेटर्स, operators and some structural genes, it will repress the heme synthesis। you can see some structural genes which is the ALA synthesis, and ALA synthesis involved in the heme synthesis, okay। heme synthesis के बारे में आपको ये एक्सप्लेन कर ही दिया गया है। Then the covalent modification of enzyme, the activity of enzyme may be increased or decreased by some covalent modifications। it means either addition of a group to the enzyme protein by a covalent bond, or a removal of a group by cleaving a covalent bond।
So this one covalent modification by increase or decrease by covalent modification, either by the proteolysis और by the zymogen. हमने आपको बताया था inactive form of enzyme जैसे pepsinogen which convert into the pepsin. Pepsin is a active form and pepsinogen is a inactive form. Okay, and phosphorylation और dephosphorylation ये बहुत ज्यादा चलता है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में आप पढ़ेंगे. Phosphorylation and dephosphorylation, this one. अरे इसमें वो नहीं चलता, पेन कहाँ गया? नहीं है. आप मेटाबॉलिज्म में एंजाइम में पढ़ेंगे या फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना या फॉस्फेट ग्रुप का अलग हो जाना, ये बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन को अफेक्ट करेगा. लाइक ऑन ऑफ के स्विच की तरह से, अगर फॉस्फोराइलेशन हो गया तो कोई पाथवे या साइकिल स्टार्ट हो गई, और या फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन कोई पाथवे और साइकिल स्टॉप हो गई. ओके, एंड बाय द राइबोसाइलेशन it will it affect the enzymatic activity. Okay, so covalent modification, एंजाइम के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना या फॉस्फेट ग्रुप का अलग हो जाना, it will affect the enzymatic activity. Okay, ऐसे आपको उस टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोथ आर द अपोजिट प्रोसेस. ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होना, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस इट मींस द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन. ओके, सो ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम which is basically this glycogen synthase enzyme involved in glycogenesis process. So this enzyme inactive in phosphorylated state. Glycogen synthase enzyme क्या है, वो phosphate ग्रुप के जुड़ने पे inactive हो जाता है. ओके, जबकि आप ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस में देखें, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो कि इसका की एंजाइम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस का, विच इज एक्टिव इन फॉस्फोराइलेटेड स्टेट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम इनएक्टिव है फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में जब उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जबकि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम विच इज एक्टिव इन फॉस्फोराइलेटेड स्टेट. तो दोनों जो है अपोजिट पोजीशन, अपोजिट चल रहे हैं. हाँ जी, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी. हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ सर. हेलो. नहीं Yes, समझ sir. पा रहे हैं तो मैं आगे बात समझ में कि दोनों जी, प्रोसेस sir. अपोजिट हैं. ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो दोनों प्रोसेस अपोजिट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आपको मैंने बताया कि कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में एक बताया फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन. इसका मतलब क्या है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब है फॉस्फेट का जुड़ना, और डीफॉस्फोराइलेशन का मतलब है फॉस्फेट ग्रुप उसमें शामिल नहीं है, ऐड नहीं है. तो क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम ये तो इनएक्टिव हो जाता है फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में, और जबकि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम which is active in phosphorylated state. So this phosphorylation or dephosphorylation it affect the enzymatic activity. Okay, रेगुलेट कर रहा है एंजाइमेटिक एक्टिविटी. इसके साथ साथ आप एक एंजाइम पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में जो इन्वॉल्व है, दैट दिस वन इज द HMG-CoA reductase. HMG-CoA reductase enzyme which is a key enzyme in cholesterol synthesis. This enzyme inactive normally while in phosphorylated state. काइनेज आपको बताया है, काइनेज जो है which involve in the phosphorylation, and HMG-CoA reductase kinase which is active form. Okay, so this phosphorylation and dephosphorylation which affect the enzymatic activity. And there are several examples related with the covalent modification. Acetyl-CoA carboxylase which is inactive in phosphorylated form. Glycogen synthase is inactive in phosphorylated form. Pyruvate dehydrogenase, which one is inactive?
HMG CoA reductase inactive, and pyruvate kinase, which one is inactive, and phosphofructokinase, which is also inactive in phosphorylated form, while glycogen phosphorylase, which is active in phosphorylated form. Phosphorylase B kinase, which is active in phosphorylated form, and the HMG CoA reductase kinase, which this enzyme is active in phosphorylated form. Okay, so this phosphorylation and dephosphorylation of enzymes, it regulates the various enzymatic reaction, various metabolic pathways. Okay, then we start with the isoenzymes. एंजाइम रेगुलेशन समझ में आ गया? हाँ जी स्टूडेंट्स, जी सर। आगे चल सकते हैं? जी बिल्कुल। Okay. The next one is the isoenzymes. Isoenzymes are the isoenzymes or isogynes. These are the multiple form of the same enzyme. These are the multiple form. You can ये इसको हटा दो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा. हाँ जी, isoenzymes or isogynes are the multiple form of same enzyme that catalyze the same biochemical reaction. तो ये क्या करते हैं, मल्टीपल फॉर्म है एक ही एंजाइम की और सेम बायोकेमिकल रिएक्शन को भी प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन these isoenzymes show different chemical and physical properties like electrophoretic mobility and some kinetic properties. Not all enzymes have the kinetic properties. में क्या पढ़ा था आपने? हाँ जी बताइए. हेलो, हाँ जी बोलिए. हेलो हेलो, एंजाइम की काइनेटिक प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था आपने? बताइए. सर वो जो एंजाइम है वो कितने आसानी से सबस्ट्रेट के साथ में ये सैचुरेट हो जाती है और उसका मैक्सिमम रेट जो अचीव करती है वो पढ़ा था. वो पढ़ा था उसमें आपने केएम और बेसिकली आपने वहां पे केएम और वीमैक्स के बारे में पढ़ा था. केएम और वीमैक्स भी पढ़ा था. हाँ बिल्कुल सही बता रहे. बेसिकली आपने वहां पे केएम और वीमैक्स के बारे में पढ़ा था. एक बात बताइए, ये आज क्लास में इतने कम स्टूडेंट्स कैसे हैं? 82 तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स दिखा रहे हैं, जिसमें कि काफी तो होंगे भी नहीं. इतनी प्रेजेंस कैसे कम हो गई? आज सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, बाकी तो 64 65 ऐसे ही होते हैं. आज तो भी 83 है. ऐसा क्यों सर? इतने बच्चे आते हैं सर कैसे बच्चे आते ही नहीं है? भगवान, घर पे क्लास हो रही है आपकी तब भी आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं. बताओ सर. बेटा एग्जाम हाँ आप सभी आपस में डिस्कस कीजिए. एग्जाम तो आपको इसी में से देना है जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है. हो सकता है कुछ अच्छा हो सकता है कुछ बुरा हो, मान भी नहीं आपकी बात हो, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा. ऐसे तो और कंडीशन खराब हो जाएगी. सही बात है सर. इलेवेंथ ट्वेल्थ की बात भूल जाइए कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म भराए सब पास हो गए, लेकिन इसमें तो पास होना भी मुश्किल हो जाता है. और शायद आप मेरी बात का यकीन न करें, लेकिन मेडिकल में 50-60% मार्क्स लाने भी ना ऐसा लगता है कि हाँ जी पास हो गए, चलो बहुत बढ़िया काम हो गया. वो 90% और 90+ वाला तो बात ही छोड़ दीजिए. तो इतने कम पार्टिसिपेंट्स में तो क्या किया जाएगा तुम्हारा. और ये जो टॉपिक जो भी चल रहे हैं मतलब सारे कुछ सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है,
आपको जो एंजाइम पढ़ाया जा रहा है पूरा एंजाइम इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी आ जाता है एंजाइम में। ये तो बहुत गड़बड़ है तुम लोगों के साथ। 80 स्टूडेंट्स और क्लासेस में भी ऐसे ही आ रहे हैं। हाँ जी बच्चों, जी सर, और क्लास में तो रहते हैं। हाँ बताइए। अरे मैं बात ही कर रहा हूँ आप लोगों से, बता सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। Yes, sir, इतना ही रह रहा है। सर इतना ही आते हैं, इससे भी कम आते हैं कभी कभी तो। इससे भी कम आते हैं। ये तो बड़ी चिंता का विषय है भाई, कैसे करोगे तुम लोग? तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम लोगों के लिए। अभी शायद तुम लोगों को पता ना चल रहा हो, लेकिन वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। देखिए आप लोगों ने जब एडमिशन लिया था उस प्रोसेस से शुरू होते होते कम से कम 6 महीने बीत चुके हैं। आपने कॉलेज जरूर फरवरी में ज्वाइन किया हो, लेकिन पूरी प्रोसेस को 6 मंथ्स हो गए। तो ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सही बात है सर। तो क्या कहते हैं वो लोग, क्या कहना है उन लोगों का? क्या बच्चों, क्यों नहीं आते वो? कोई कहता है हम गांव में रहते हैं तो नेट का इश्यू था इसलिए नहीं आए, फिर कोई कहता है तबीयत ठीक नहीं थी, किसी को कोरोना हो जाता है, किसी का रिलेटिव एक्सपायर हो जाता है, ऐसे रीजन होते हैं। पर कई जगह बारिश वारिश अभी तूफान भी बहुत चल रहे हैं ना हर पार्ट में। लेकिन इतना भी नहीं चल रहा है तूफान और वो सब ना, लेकिन इतनी तो कनेक्टिविटी जो है सभी जगह ठीक ही है। इतना तो बहुत ज्यादा हो सकता है उसमें 20% स्टूडेंट्स को निकाल भी दें, लेकिन इस समय तो बहुत ज्यादा 20% भी बहुत ज्यादा हो गया। 20% भी आप लोगों का 30 स्टूडेंट्स नहीं चलेगी सर, उसमें। रहता भी है यहाँ पे, जैसे मैं ही जहाँ रहती हूँ वहाँ बारिश वारिश का नहीं, तो आर्मी एरिया में रहते हैं वहाँ वैसे भी नेटवर्क जाम करके रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत नेटवर्क का इशू होता है। लेकिन ये सर वास्तव हमारे में एरिया में जैसे सर हमारे एरिया में जैसे 3 दिन से बारिश हो रही है लगातार सर, तो हम लोग को कनेक्टिविटी यस कभी सर, आती है तो कभी नहीं आ रही बहुत है। इशू आ रहा है हम लोग को तो सर कनेक्टिविटी में। तो बेटा सिटी में रहते होगे ना आप लोग, या कहाँ बाहर आउटर एरिया में? सर हम लोग सिटी वही नहीं है, लेकिन सर बारिश की वजह से बहुत नेटवर्क इशू है। सर कभी कभी तो बीच से नेटवर्क भी चला जाता है हम लोग का। सर ये तो अभी बस 2-3 दिन से हो रहा है, 80 बच्चे जा रहे हैं। नेटवर्क इश्यूज बहुत जगह पर है अभी। सर यहाँ पे अच्छा। तो अभी भी बारिश हो रही है, और कैसे चल रहा है अभी तक मेरे को खुद नहीं पता सर। लिटरली बता रहा हूँ, सिग्नल में एक डंडा है। लेकिन भाई यहाँ पे ऐसे सर कैसे? आंधी सी चल रही है, कल से ही चल रही है, पूरा दिन भर हो गया लगभग। बहुत हवा चल रही है तेज, बहुत अनस्टेबल है नेटवर्क। अच्छा, सही बात है सर। तो भाई कैसे भी एक बात बताइए वैसे, अभी पता नहीं ये प्रोसेस कब तक चलेगा। ये अपने यहाँ एक उसका कनेक्शन लगवा लो, उसका क्या बोलते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन करवा लो एक। सर हमारे तो ब्रॉडबैंड है, तब भी दिक्कत आती है बीच बीच में। कॉलेज खुल रहे हैं ना सर। सर ब्रॉडबैंड में आपको दिक्कत 2-4 आने दिन की के बाद फिर कॉलेज खुल ही रहे हैं सर। कॉलेज आके ही पढ़ेंगे सर आराम से। कॉलेज तो खुल रहे हैं, लेकिन फिर भी आते आते तो आप लोग फिर भी जो है टाइम तो लग ही रहा है, टॉपिक तो चल ही रहे हैं, चाहे बेशक 10 डेज लगे आपको यहाँ पे आने में, तो भी बात है ना। चलो ठीक है। सर 1 तारीख से तो छुट्टी करा देना, ये लोग रास्ते में भी क्लास करेंगे क्या? जो यहाँ का डिसीजन होगा वो हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। सर ये रास्ते में आएंगे, ट्रेन में परेशान रहेंगे सारे स्टूडेंट। नहीं सर, कर लेंगे हम सर क्लास। 28 से सर काफी बच्चे 29-30 में भी पहुंच रहे हैं। नहीं सर, अच्छा। यस सर, सर 28 से करवा देना सर। चलो देखते हैं वो तो क्या बात बनती है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे बड़ा परेशान करने वाले जैसा है कि हाँ जी क्लास में 50% स्टूडेंट्स भी नहीं है। So iso इसको हाइड enzymes कर दो। which किसको हाइड कर दें?
हाइड वाली बटन पे स्टॉप शेयरिंग की बगल में हाइड। अच्छा, isoenzymes which shows the different chemical and physical properties, just like the electrophoretic mobility and the kinetic properties. Electrophoresis जैसे आपने पढ़ा होगा, kinetic properties जो हमें Michaelis Menten constant, Km, Vmax और उस सब के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. Okay, so not all enzymes have the isoenzymes. In fact, it was found that only those enzymes which are active in polymeric form demonstrate the isoenzymes. जिसको जो polymeric form में प्रेजेंट होते हैं, वो polymeric form किस तरीके से होती है वो आपका अभी बताएंगे. Okay, so which found in the isomeric form. So these are the several examples of the isoenzymes: lactate dehydrogenase, creatine kinase, alcohol dehydrogenase, alkaline phosphatase, isocitrate dehydrogenase. These are the examples of isoenzymes. Okay. इसको बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम LDH. इसको क्रिएटिन काइनेज को बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में CPK और CK, दोनों ही बोल देते हैं क्रिएटिन काइनेज. और एल्कलाइन फॉस्फेटेज को शॉर्ट में ALP, isocitrate dehydrogenase, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICD. So these are the several examples of the isoenzymes: lactate dehydrogenase, creatine kinase. क्रिएटिन काइनेज को दूसरा नाम बोलते हैं क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज भी बोल देते हैं, इसीलिए आपकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो CPK भी एक्सप्लेन किया हुआ है. Alcohol dehydrogenase, alkaline phosphatase, and the isocitrate dehydrogenase. These are the several examples of the isoenzymes. आपको बताया, they however differ in their physical and chemical properties, which include the structure, electrophoretic properties, immunological properties, Km and Vmax value, pH, optimum pH, and the relative susceptibility to inhibitors and the degree of denaturation. These are changed in various isoenzymes. Isoenzymes, these are synthesized from different genes, like married dehydrogenase of cytosol is different from that found in the mitochondria. ये married dehydrogenase कहाँ पढ़ा था आपने? हाँ जी, छोड़िए. And the oligomeric enzymes consisting of more than one type of subunits, like lactate dehydrogenase and the creatine phosphokinase. An enzyme may be active as monomer or the oligomer. एंजाइम दोनों फॉर्म में एक्टिव हो सकता है, मोनोमेरिक फॉर्म में भी और ओलिगोमेरिक फॉर्म में भी. एग्जांपल इज द ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज. इन ग्लाइकोप्रोटीन एंजाइम्स which differ, ग्लाइकोप्रोटीन एंजाइम किस में डिफर करेंगे? क्योंकि सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ा आपने, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. तो ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन अगर कोई एंजाइम है तो एंजाइम के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी जो है वो ऐड होगा. सो इन ग्लाइकोप्रोटीन एंजाइम डिफरेंसेस कहाँ पे होगा? डिफरेंसेस इन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट which may be responsible for isoenzymes. Example of this is the alkaline phosphatase. सर इलेक्ट्रोफोरेटिक मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था? इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं पढ़ा? सर जो कैटायन और एनायन सेपरेट हो जाता है? हाँ, वो वही वाले. वहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है ना, वो उनकी वेरी कर सकती है. जैसे आपने प्लाज्मा प्रोटीन्स में भी आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताया था, जब आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ाया गया था, वहां पे भी आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था. ओके, थैंक यू सर. ओके बेटा, नो नीड टू से थैंक यू. In glycoprotein enzymes, difference in carbohydrate content which may be responsible for isoenzymes. Example is the alkaline phosphatase.
So see the isoenzyme of the lactate dehydrogenase. यहाँ आप सुन लीजिए lactate dehydrogenase which is found in the 5 forms. देखिए LDH1, 2, 3, 4, 5. LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 and LDH5. यहाँ आपको मैं ये बताएंगे कि बेसिकली इस LDH में इसको देखो, हाँ जी, तो LDH की जो 5 फॉर्म्स हैं LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 and LDH5, lactate dehydrogenase enzyme which found 5 isomeric forms. तो यहाँ आप देखिए H and M सबयूनिट्स, यहाँ पे आपको एरो अगर मूव कर रहे हैं आ रहा है, शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे H and M सबयूनिट्स, H सबयूनिट एंड M सबयूनिट्स, इट मेक्स इट्स आइसोफॉर्म्स. अब कैसे बनाती हैं देखिए, LDH1 में क्या हो रहा है, केवल H सबयूनिट प्रेजेंट है, 4 types of 4 H's there, H1, 2, 3, 4, while in LDH2 1 M is there, H3, and M जो है डिनोट हो रहा है रेड से, रेड सर्कल से, और H हो रहा है इस स्ट्रक्चर से, रेक्टेंगल फॉर्म. ओके, सो H2M2, H2 एंड M2, M हो रहा है सर्कल से, रेड सर्कल. ओके, LDH4 इसमें क्या हो गया, केवल एक H प्रेजेंट है और 3 M सबयूनिट्स आर देयर, while in LDH5 these are the 4 red circles are there. Okay, so LDH1, 2, 3, 4 and 5. यहाँ आप देख सकते हैं LDH1 की एक्टिविटी which is present in heart and RBC. LDH1 जो है which is present in the heart and RBC, while LDH5 which is present in the skeletal muscles and in the liver. Okay, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब आप देखते हैं आप, तो LDH1 is the fastest electrophoretic mobility. LDH1 shows fastest electrophoretic mobility, while the LDH5, this one is the slow, this one is having slowest electrophoretic mobility. Okay, तो जो LDH1, 2, 3, 4, 5 में अगर आप देखें, तो सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि इन आइसोएंजाइम की इंपॉर्टेंस क्या है. These are used for diagnosis purpose. हेलो सर. These isoenzymes used, यहाँ पे आप इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है डायग्नोसिस पर्पस, टू डिटेक्ट अ पर्टिकुलर डिजीज. to detect a particular disease. Okay, अब मतलब पर्टिकुलर डिजीज अगर आप देखें तो जैसे आपने इसकी ओरिजिन के बारे में पढ़ा, सी दोबारा से आप थोड़ा सा ध्यान लगा लेंगे तो शायद समझ में आ जाए. LDH1 की ओरिजिन कहाँ पे है, हार्ट में और आरबीसी में. तो अगर किन्हीं कंडीशंस में अगर LDH का लेवल बढ़ा हुआ है, दोबारा से सुनिए, किन्हीं कंडीशंस में LDH का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम है. इन केस इफ LDH1 का लेवल अगर इंक्रीज है, इट इंडिकेट्स दैट पर्टिकुलर पेशेंट जो है उसमें कार्डियक प्रॉब्लम है. ओके, और जबकि LDH5 का लेवल अगर बढ़ा हुआ है which is related with the skeletal muscles and liver. बेसिकली आप लिवर पे यहाँ पे फोकस रखिए. LDH5 की एक्टिविटी अगर इंक्रीज है which indicates that patient liver is not working properly. Okay, LDH1 related with the heart, cardiac muscles, and LDH5 which is related with the liver. In healthy individual, the activity of LDH2 is much higher in comparison to LDH1 in serum. In healthy individual, the LDH2 activity
is much higher in comparison to LDH1 in serum. In the case of myocardial infarction, अगर किसी पेशेंट को MI आया हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, LDH1 एक्टिविटी इज मच हायर इन कंपैरिजन टू LDH2 और LDH1 का लेवल इंक्रीज होता है लगभग 12 to 14 आवर्स आफ्टर 12 to 14 आवर्स आफ्टर इंफ्रैक्शन। तो हार्ट अटैक आने के लगभग 12 से 24 घंटे के बाद में LDH1 का लेवल पेशेंट में इंक्रीज पाया जाता है। ओके, so these H and M subunits which makes the 5 isoforms of LDH. So what's the function of LDH? LDH which catalyzes the interconversion of lactate and pyruvate. LDH which denotes by LDH, lactate dehydrogenase. So lactic acid converted to the pyruvic acid. Okay. लैक्टिक एसिड कन्वर्टेड टू द पायरुविक एसिड। ओके, और आपको LDH5 और LDH1 के बारे में हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। और LDH5 की एक्टिविटी दैट इज इंडिकेटर ऑफ द लिवर डिजीज और LDH1 की एक्टिविटी दैट इज अगर पेशेंट में ज्यादा है सो विच रिलेटेड विद द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, Yes, Yes, sir. sir. बात समझ में आ गई? नहीं आई? नहीं आई तो मैं दोबारा भी बता सकता हूँ। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए सर, आवाज थोड़ा कट रहा था मेरे तरफ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो आपको आइसो एंजाइम्स के बारे में हमने बता दिया, वो बात समझ में आएगी। एग्जांपल्स हमने आपको बता रहे थे, तो फर्स्ट एग्जांपल था LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का सबसे पहले फंक्शन क्या होता है कि वो कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में, विच कन्वर्ट द लैक्टिक एसिड इनटू पायरुविक एसिड। ओके, तो इसकी जो 5 आइसोफॉर्म्स हैं वो किस तरीके से बनती हैं? H and M subunits, lactate dehydrogenase. First of all, these occurs as a tetramer with 2 types of polypeptide subunits H and M. तो यहाँ आप LDH1 में देख रहे हैं 4 H मिलके, H जो रेक्टेंगल शेप में इसको डिनोट किया हुआ है, H4 जो ब्लैक से जो रेक्टेंगल शेप में है, 4H इट फॉर्म द LDH1। और अगर इसमें एक M एंट्री हो गया इट फॉर्म द LDH2, LDH3। तो LDH3 में क्या है? 2H है, H2 एंड M2। M को डिनोट किया हुआ है यहाँ पे रेड सर्कल से। ओके, एंड LDH4 यहाँ पे क्या है? LDH4 में 1H एंड 3M इज देयर, एंड LDH5 M4 4M M आर देयर। हाँ जी, 4M, H for heart and M for the muscles, H for heart and M for the muscles. Okay, ओके सर। तो ये सारे जो आइसो एंजाइम्स हैं आपको डिफरेंट, आपको बताया डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इनकी, रिएक्शन सारे सब सेम काम कर रहे हैं। सारे आइसो एंजाइम, सारे लैक्टेट LDH के जितने भी आइसो एंजाइम्स हैं सभी क्या काम करते हैं? लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। सबका यही फंक्शन है, रिवर्सिबली, या पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड भी बना सकते हैं। ओके, तो सभी के फंक्शन अलग है। आप यहाँ पे प्रेजेंस देख सकते हैं, H4 की प्रेजेंस जो है वो कहाँ पे ज्यादा है? हार्ट में, आरबीसीज में। LDH2 की भी एक्टिविटी कहाँ पे ज्यादा है? हार्ट एंड आरबीसी। जबकि आप LDH5 को देख रहे हैं, LDH5 कहाँ पे प्रेजेंट है? लिवर में, लिवर एंड स्केलेटल मसल्स, एंड LDH4 भी इसी तरीके से लिवर एंड स्केलेटल मसल्स। तो इन हेल्दी इंडिविजुअल the LDH2 activity is much higher in comparison to LDH1 in serum. Basically, अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि LDH1 का लेवल जो है in case of myocardial
infraction, LDH one activity, LDH1 increase. In case of myocardial infarction, LDH1 activity will increase, while in case of liver disease, LDH2 activity is increased. मायोकार्डियल इंफ्रक्शन के केस में LDH1 का लेवल बढ़ेगा, जबकि अगर किसी पेशेंट को लिवर डिजीज है तो LDH2 नहीं है, LDH5 का लेवल इंक्रीज होगा। तो आप नोट कर लीजिएगा, एमसीक्यूज वगैरह के पर्पज से बहुत कंफ्यूज करते हैं। LDH1 की एक्टिविटी इंक्रीज होगी मायोकार्डियल इंफ्रक्शन के केस में, और LDH5 की एक्टिविटी इंक्रीज होगी लिवर डिजीज के केस में। ओके, और जबकि इन हेल्दी इंडिविजुअल आप देखेंगे कंपेयर करने के लिए, तो देखिए इन हेल्दी इंडिविजुअल LDH2 activity increased. हाँ जी, देखिए लाइन हम लिखे हुए, इन हेल्दी इंडिविजुअल द एक्टिविटी ऑफ LDH2 is much increased in comparison to LDH1 in serum. ओके, अब ये किस तरीके से क्यों इंक्रीज हो जाता है? हार्ट डैमेज होने पे LDH1 की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। हाँ जी सर, जैसे लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे LDH1 और LDH5 का कन्वर्जन अलग अलग होंगे ना सर? नहीं, आपको यही तो हमने बताया कि चाहे 5 आइसोफॉर्म्स हैं LDH की, लेकिन काम सब एक ही कर रहे हैं। सारे लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में या पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, सारे LDH अलग अलग सारे LDH का फंक्शन एक ही है। सारे लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में या पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन सभी जगह क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स में उनकी प्रेजेंस है। जैसे आप देख सकते हैं हार्ट में भी प्रेजेंट है, और मसल्स में भी प्रेजेंट है, लिवर में भी प्रेजेंट है, ब्रेन में भी प्रेजेंट है, किडनी में भी प्रेजेंट है। सर, रेट ऑफ फॉर्मेशन अलग होंगे क्या? रेट ऑफ फॉर्मेशन अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। ओके, जैसे कि 5 में जितना होंगे, 1 में LDH1 में जितना होंगे, LDH2 में उससे ज्यादा होंगे क्या? नहीं, LDH ऐसा है, सभी की एक्टिविटी तो अलग अलग हो सकती है ना। हमें जिस बीमारी को, अगर पेशेंट कोई आया है तो हम किसी पेशेंट को अगर डायग्नोज करना है कि किसी पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो उसी से रिलेटेड अगर पेशेंट का लग रहा है कि लिवर कॉम्प्लिकेशन है तो हमने करा लिया, मान लीजिए LDH5 के बारे में जा रहे हैं। अगर हार्ट कॉम्प्लिकेशन लग रहा है तो हम LDH1 के लिए स्पेशली जा रहे हैं, ऐसा भी तो रहेगा ना। ओके सर, ओके सर। और यहाँ पे आप इसकी एक्टिविटी देखिए, LDH1 की एक्टिविटी जो है 30% होती है सीरम में, LDH2 की एक्टिविटी 35% है, LDH3 की एक्टिविटी 20%, LDH4 की एक्टिविटी 10% और LDH5 की एक्टिविटी which is a 5% only in serum. Okay. And when we see the electrophoretic pattern of these LDH, lactate dehydrogenase, so this one is the site of origin, cathode site, and LDH 1, 2, 3, 4 and 5. We found this type of electrophoretic mobility. LDH1 has more positive charge and fastest in electrophoretic mobility. LDH1 जो है ज्यादा फास्टेस्ट मूविंग है, और जबकि LDH5 इज द स्लोएस्ट। आप इससे रिलेटेड आपको MCQs इवन आपके इस वाले एग्जाम में और पीजी में भी आ जाते हैं, पीजी के एंट्रेंस के लिए आप जाएंगे नीट के लिए तब भी आ जाते हैं इस तरीके MCQs, तो थोड़ा सा इन चीजों को नोट करके रखिएगा। ओके, सो LDH1 हैज मोर पॉजिटिव चार्ज एंड फास्टेस्ट इन इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। देखते हैं फास्टेस्ट है तो LDH1 यहाँ साइट ऑफ जहाँ पे सैंपल अप्लाई किया हुआ था, इस वन साइट ऑफ ऑरिजिन, और LDH1 जो है यहाँ तक पहुंच गया, जबकि LDH5 इज स्लोएस्ट।
Okay. Then another one is the isoenzyme of creatine phosphokinase. Creatine phosphokinase or CPK. What's the function of this? It converts the phosphocreatine into creatine by the enzyme CPK. So creatine kinase, which occur as a dimer with two types of subunits, M and B. There will be the subunits M and B. M for muscle and B for the brain. और जबकि LDH में कौन कौन से थे सबयूनिट्स? हाँ जी, LDH में कौन सी सबयूनिट्स थी? MH. हार्ट और मसल। Heart or muscle, H and M. Okay. So which are the product of loci in chromosome 14 and 19 respectively? The three combinations of these subunits are possible: MM, MB and BB. तो देखिए आप B and M, how it makes a three isoform. CPK1, which is related with the brain. CPK1, which is related with the brain, and subunit is the BB. While the CPK2, M and B, which is related with the heart, and CPK3, it is related with the skeletal muscles. CPK3, it is related with the skeletal muscles. Okay. तो जैसा आपको बताया कि आइसो एंजाइम की जो इंपॉर्टेंस है, आप देखेंगे फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, किसी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए आइसो एंजाइम का एस्टिमेशन जो है वो प्रॉपर्ली करते हैं. तो इन केस ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है तो किसका लेवल बढ़ जाएगा? इन तीनों में से बताइए. हाँ जी सर CPK2 का लेवल बढ़ जाएगा. ओके. और अगर किसी पेशेंट को स्केलेटल मसल डिसऑर्डर है तो किसका लेवल बढ़ जाएगा? CPK3. ओके. सो यहाँ पे इस लाइन में भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है. इन हेल्दी इंडिविजुअल CPK2 इज अनडिटेक्टेबल. हेल्दी इंडिविजुअल में CPK2 विल बी अनडिटेक्टेबल एंड इट्स लेवल इंक्रीज within 6 to 18 hours of myocardial infarction. हेल्दी पेशेंट में अनडिटेक्टेबल है, जबकि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है तो इसका लेवल जो है बढ़ जाएगा विद इन 6 to 18 आवर्स. और LDH का लेवल कितने घंटे बाद बढ़ रहा था? हाँ जी, LDH1 बढ़ रहा था ना सर? 12 to 24 हाँ, hours. 12 to 24 आवर्स के बाद में बढ़ रहा था. हार्ट अटैक हुआ उसके 12 से 24 घंटे के बाद में LDH का लेवल बढ़ रहा है और CP के लेवल बढ़ रहा है 6 to 18 आवर्स में. ओके. और CP के ये बेसिकली रिलेटेड है CPK2 जो है which is related with the heart and CPK3 which is related with the skeletal muscles. ओके. ये उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है. क्या हो रहा है? हाँ जी, वही सब है. CPK1, 2, 3. Then isoenzymes of the alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase, which is a monomer, but the isoenzymes of alkaline phosphatase are due to the difference in carbohydrate content. Carbohydrate content, जैसा आपको बताया कि ग्लाइकोप्रोटीन्स है, अगर कोई एंजाइम, अगर कोई ग्लाइकोप्रोटीन है तो वो किस वजह से आइसोफॉर्म्स फॉर्म नहीं थी उसकी? ड्यू टू द डिफरेंस इन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट. तो आपने कार्बोहाइड्रेट कंटेंट में एक सियालिक एसिड आपने पढ़ा था. हाँ जी, सियालिक एसिड. हाँ सर, पढ़ा था. कहाँ पढ़ा था सियालिक एसिड? बताइए. सियालिक एसिड अल्फा आपने कीटो एसिड है ना? हाँ, तो कीटो एसिड्स में पढ़ा था.
तो कीटो एसिड्स में आपने पढ़ा था, तो बेसिकली क्या था कि वहां आपने न्यूरामिनिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, नाना ऐसे करके पढ़ा था, NaNA, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड. हाँ Okay, so हाँ ALP is a monomer. The isoenzymes due to the difference in the carbohydrate content, like sialic acid residue. तो isoenzymes of alkaline phosphatase कौन कौन से होंगे? Either the liver alkaline phosphatase, bone alkaline phosphatase, intestinal alkaline phosphatase, and the placental alkaline phosphatase. The most important alkaline phosphatase, these are the alpha 1 ALP. इसको दूसरा नाम इस तरीके से भी बोल देते हैं, alpha 1 ALP, alpha 2 heat labile ALP, alpha 2 heat stable ALP, pre beta ALP और the gamma ALP. ये अगर आपको याद करने मुश्किल होंगे, आप सिंपली इसी को याद रख लीजिएगा, लिवर, बोन, इंटेस्टाइनल एंड द प्लासेंटल एल्कलाइन फॉस्फेटेज. ओके, आपके लिए आसान रहेगा याद करना. Increase in alpha 2 heat labile ALP, which suggests the hepatitis. So alpha 2, which is related with the alpha 2 का level increase हो रहा है hepatitis में, whereas the pre beta ALP, which indicates the bone disease. Okay, alkaline alpha 2 heat labile ALP, which suggests the hepatitis, whereas the pre beta ALP, which indicates the bone disease. Okay, there are 4 alkaline phosphatase: liver, bone, intestinal, and the placental alkaline phosphatase. ALP1, which present in the liver disease, which is present in the liver, increase in obstructive jaundice and the biliary cirrhosis. ALP2, which is in the which is increase in bone disease, in rickets and Paget disease. Alpha 3 in placenta, increase in second and third trimester of pregnancy, and decreased level of alkaline phosphatase 3 indicates the placental insufficiency and the fetal death. तो कभी कभी कुछ डॉक्टर्स जो हैं alkaline phosphatase 3 का लेवल भी चेक करवाते हैं, क्योंकि alkaline 3 phosphate activity is increase in the placenta, increase in second and third trimester. सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो alkaline phosphatase 3 का लेवल इंक्रीज मिलेगा, बट अगर इसका लेवल डिक्रीज मिलता है, which indicate the placental insufficiency and which may leads to the fetal death also. Okay, so these alkaline phosphatase enzymes जहां जहां से भी origin हो रहे हैं, उन्हीं कंडीशन में उसका जो लेवल इंक्रीज हो रहा है. तो which rise in the active bone formation, intestinal disorders, rarely renal infarcts, and the in pregnancy. So these alkaline phosphatase activity will get increase. Okay, then isoenzymes of the alcohol dehydrogenase. Alcohol dehydrogenase ये क्या काम करता है, which convert, देखिए, ethanol से acetaldehyde and acetaldehyde से यहाँ पे होना है acetic acid. So alcohol dehydrogenase comprises a group of several isoenzymes that catalyzes the oxidation of primary and secondary alcohol to aldehyde and the ketones respectively, and also can catalyze the reverse reaction. Okay, so alcohol aldehyde which is responsible for increase the heart rate, tachycardia, and the facial flushing. Okay, facial flushing बताया था आपको एक बार, क्या था फ्लशिंग में? हाँ जी सर, रेडनेस आ जाता है, थोड़ा ब्लश आ जाता है फेस पे. और कुछ साइंस और भी थे? पढ़े थे आपने? देखिएगा. And the alcohol dehydrogenase, which is an anide dependent cytoplasmic enzymes, it oxidizes ethanol to acetaldehyde
alcohol dehydrogenase is a dimer and has a 6 isoenzymes. In some individual, this enzyme is mutated, and in such individual, alcohol metabolism is slower, and even a small quantity of alcohol may produce the symptom of intoxication. तो कुछ इंडिविजुअल जो है वो अल्कोहल थोड़ा सा भी लिया तो प्रॉपरली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से उनको टॉक्सिसिटी हो रही है. ओके, these are the several examples of the isoenzymes: acid phosphatase, alkaline phosphatase, serum amylase, hexokinase. Okay, so then next topic is the uses of enzyme. एंजाइम्स का इंपॉर्टेंस क्या क्या है? एंजाइम का जैसा एक तो आपको बताया फॉर द डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस पर्पस, कि पेशेंट की डायग्नोसिस, पेशेंट की किसी बीमारी को डायग्नोज करने में और किस तरीके से पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है ये चेक करने के लिए, जैसे आपने डिफरेंट आइसोएंजाइम्स के भी बारे में पढ़ा. एंड these enzymes also used as a laboratory reagent, and enzymes also used as a drug. तो laboratory reagent देखिए इसमें एंजाइम्स में से कुछ भी सकता है, लेकिन डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस काफी बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम अलग से काफी सारा एक लेक्चर जाएगा पूरा डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस में. लेकिन लेबोरेटरी रिएजेंट्स के बारे में आपको बताएं. सी द एनालिटिकल एप्लीकेशन रिएजेंट फॉर एस्टिमेशन. सेकंड वन देखिए, अगर एरो शो हो रहा है तो ये आपको यू सत्यनारायण से लिया हुआ है ये वाला भाई. अब डिफरेंट बायोकेमिकल पैरामीटर्स, बायोकेमिकल मार्कर्स, पैरामीटर्स, उनको अगर एसेस करने के लिए दिस वन इज द यूज ऑफ द एंजाइम यूज एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट. यहाँ पे आप देखिए फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज. आपने ब्लड शुगर के एस्टिमेशन के बारे में पढ़ा होगा, काफी सारा मतलब सुना हुआ होगा कि ब्लड शुगर का एस्टिमेशन होता है जिससे पता चलता है कि किसी को डायबिटीज है या नहीं है. वैसे इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल उससे फाइनल नहीं कह सकते, उसके लिए भी जीडीटी एक टेस्ट कराते हैं, वो आप पढ़ेंगे. ओके, सो ग्लूकोज का अगर लेवल चेक करने के लिए वी यूज द रिएजेंट ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड द पेरोक्सीडेज. To check the level of blood glucose level, we use this method, GOD and POD method, glucose oxidase and peroxidase method. Okay, to check the blood urea level, blood में यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है या नॉर्मल है उसको चेक करने के लिए, कितना ब्लड यूरिया का लेवल है उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं यूरिएज मेथड. यूरिएज मेथड, यूरिएज इज आल्सो एन एंजाइम. ओके, इसके साथ साथ to check the level of cholesterol, चाहे आप कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट टोटल कोलेस्ट्रॉल और उस सब के बारे में आपने पढ़ा होगा. टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर चेक करने के लिए we use the cholesterol oxidase method. Okay, to check the level of uric acid. यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से आपने जैसे सुना होगा वो हो जाता है गाउट, सॉरी यूरिट्स बन जाते हैं, और यूरिट्स उससे जो आपने गाउट के बारे में भी पढ़ा हुआ होगा, गाउटी आर्थराइटिस. ओके, वहां पे क्या होता है टोफाई की फॉर्मेशन हो जाती है, उसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होता है. उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं यूरिकेज मेथड. ओके, इसके साथ साथ टू डिटेक्ट द ट्राइएसाइलग्लिसरॉल we use the lipase method, we use the lipase enzyme. To detect the bacterial contamination of food, we use the luciferase method. And in the ELISA आपने पढ़ा होगा, ELISA पढ़ा था आपने? ELISA का पूरा नाम बताइए. हाँ जी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बिटेंट एसे. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. तो एलाइजा के बारे में कौन कौन से थे? एलाइजा के टाइप भी बता दीजिए, आपने पढ़ा होगा एलाइजा. हाँ जी बताइए. सर एचआईवी डिटेक्शन और वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं. नहीं तो इसके 3 टाइप्स पढ़े होंगे ना आपने? नहीं सर, बस एक पढ़ा था एचआईवी के लिए यूज करते हैं, बाकी टाइप नहीं पढ़ा है. और ये था फिर डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा पढ़ा था, ऐसा पढ़ा होगा शायद, याद ना. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच एलाइजा, ये 3 टाइप्स इसके मोस्ट कॉमन.
Okay, so this one is the use of enzymes in as a laboratory reagent. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए ग्लूकोज ऑक्सीडेज, यूरिया के एस्टिमेशन के लिए यूरिएज एंजाइम, कोलेस्ट्रॉल के एस्टिमेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, यूरिक एसिड के एस्टिमेशन के लिए यूरिकेज, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल के एस्टिमेशन के लिए लाइपेज. Okay, to detect the bacterial contamination of food, luciferase. Okay, alkaline phosphatase, which is used alkaline phosphatase in the analytical technique, and for the ELISA के लिए हम यूज करते हैं HRP. This one is the horseradish peroxidase. इसके साथ साथ several enzyme also used in RDT, genetic engineering, recombinant DNA technology, restriction endonuclease. नाम बताएगा कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, किसी को याद हो तो? BAM-H1. बहुत बढ़िया, और बताओ. सर हिंद सेकंड, हिंद थर्ड, हिंद वन. हिंद थर्ड, EcoR1, ये सारे पढ़ते थे ना. ओके, these are the restriction endonuclease enzyme. These are the enzymes Sam. which is used in RDT. And another one is the Tec polymerase. Tec polymerase आपने पढ़ा होगा, which is used in the PCR, polymerase chain reaction. This Tec polymerase which is isolated from the Thermus aquaticus. पढ़ा था? हाँ Yes, जी. sir. Okay. And the industrial application, rennin, which is used in cheese preparation, glucose isomerase, which is used in production of high fructose syrup, alpha food and proteases, which is used in washing powder. Okay, so these are the industrial application of enzymes. अब फर्स्ट वाला भी एक देख लीजिए, therapeutic application, enzyme as a drug, streptokinase or the urokinase, which is to remove the blood clot remove करने के लिए आप streptokinase और urokinase का इंजेक्शन देते हैं. Asparginase, which is used in cancer therapy. Okay, papain, which is used in anti-inflammatory action, which shows the anti-inflammatory action. Alpha-1 ET, alpha-1 antitrypsin, which is used to treat emphysema or lung disease, emphysema. And the pancreatic enzyme trypsin or lipase, which is used for digestion in pancreatic disease. So these are the several uses of enzyme therapeutically, analytically, application in RDT, and the industrial application. Okay. So next time we will discuss in detail about the diagnostic significance of enzyme estimation in various disease. पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे तो शायद अच्छा रहेगा. और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग भी बताया था, पूरा एंजाइम इंपॉर्टेंट है. एंजाइम में कहीं से कुछ भी आ जाता है. ओके, सो डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम एस्टिमेशन में हम डिस्कस करेंगे अब फ्राइडे वाली क्लास में. ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सर. और आपके चाहे डेज जो हैं अभी कॉलेज में आप जल्दी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन तो यही है कि आप लोग क्लास अपने फ्रेंड्स को भी बोलें, क्लास अटेंड करें, तभी फायदा है. अदरवाइज जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ आपके लिए हो रहा है और आप ही नहीं आएंगे तो सब बेकार. तो प्लीज क्लास अटेंड करो. ओके 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 स्टूडेंट्स. थैंक यू सर. ओके भाई.